अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम की जो ये एपिसोड है इसमें मुझे दो टॉपिक्स पर बात करनी है। पिछले एपिसोड में जो हमने प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पर बात की, उस पर भी कुछ लोग अभी भी बात करना चाह रहे हैं, उस पर भी मैं सवाल लूँगी। लेकिन एक और अहम मसला जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने में आता है वो है जबरी शादियों का मसला। वो आज भी यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं, कम्युनिटी है, बहुत बड़ा मसला है। यूके गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इदारा भी बनाया, फोर्स मैरिजेज यूनिट, जिसमें जब उनको ये पता चला कि उनके पास बहुत सी शिकायत आ रही हैं तो उसके सद्देबाब के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया है, जिसके मुताबिक जो कुछ नंबर सामने आए हैं वो ये कि 2018 जो पिछला साल था, जो यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों ने अपनी बच्चियों की ज़बरदस्ती शादियाँ की, उनके नंबर थे 439। 2017 में ये तादाद थी 1096, 2016 में थी 612, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ज़्यादती है। एक बालिग लड़का, बालिग लड़की जो यहाँ पर पैदा होते हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, जिनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, माँ बाप ने एक अच्छे तरीके से तरबियत करनी होती है, हर माँ बाप को करनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि आपका बच्चा पीछे पाकिस्तान में जिस भी रिश्तेदार के बच्चे के साथ आप उसकी शादी कर रहे हैं, कि अपनों में कर रहे हैं, गैरों में कर रहे हैं, आपको ये देखना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है सारी ज़िंदगी का सवाल है, वो उसके साथ एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या आप अपने ख़ानदानी कोई रिवायात निभाते निभाते अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर भी मुझे बात करनी है। इससे रिलेटेड भी जो आप लोगों के सवाल हैं, जो थॉट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा कुछ लोग मजीद प्रॉपर्टीज़ पर बात करना चाह रहे थे, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये जो जबरी शादियों का मसला है, इस पर हमारे उलमाए कराम क्या कहते हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, और ये मसले अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। माँ बाप यहाँ पर रहते हैं, वो अपने बच्चों की सोच को समझ क्यों नहीं पाते हैं, पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, कि उनकी राय को उस तरीके से अहमियत क्यों नहीं दी जाती है। आजकल तो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों से पूछ के शादियाँ करते हैं, उनकी राय को रिस्पेक्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, बल्कि बच्चे खुद बता देते हैं। इतनी लिबर्टी पाकिस्तान में भी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके कि मुझे यहाँ शादी करनी है, यहाँ शादी नहीं करनी। तो फिर ऐसे मुआशरे में क्यों बच्चों के साथ आज भी ये जुल्म हो रहा है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ये हमें डिस्कस करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का मैं आप लोगों से जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरे राइट साइड पे शाजिया खान हैं। इन मसाइल से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जाहिर है जो फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लोग जब ज़बरदस्ती शादियां करते हैं, बच्चियों को ब्याह के ले आते हैं, फिर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती होता है, मारपीट भी होती है, ज़बरदस्ती काम भी करा जाए, तो ज़ाहिर है कि इंसान एक साइकोलॉजिकली वो एक उसमें ट्रॉमा से गुजरने लगता है। तो ये उन केसेस को डील करती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं शाजिया खान साहिबा। ये तशरीफ़ रखती हैं। उनके साथ हाजी मुनीर अहमद समाजी रहनुमा हैं, ये तशरीफ़ रखते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौलाना अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब ये तशरीफ़ रखते हैं। आपके जो भी सवाल इससे रिलेटेड होंगे, इनके जवाब भी मिलेंगे कि इस्लाम क्या कहता है, और जो काउंसलिंग करती हैं वो भी आपको बताएंगी कि बच्चे किस ट्रॉमा से गुजरते हैं और आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हुए, कि क्यों आप जो है ना उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं चाहूँगी कहाँ से शुरू किया जाए? जी प्लीज़। सबसे बड़ा जो हमारा इशू है, जो पहले सवाल के बारे में आपको करना चाहूँगा, कि आप देखें कि हमारे जो लोग हैं, ख़ास करके जो ओवरसीज़ हैं, ये जब छुट्टियाँ होती हैं जुलाई की, तो ये पाकिस्तान नहीं जा सकते, इसलिए कि जो हमारे फेयर्स होते हैं PIA के वो बढ़ा दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो इस तरह अगर हम अपने बच्चों को वहाँ लेकर ना जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगी। हम यूरोप में चले जाते हैं। एक तो ये मसला है कि इस पे ऊपर अगर इमरान खान साहब आए, ओवरसीज़ के बारे में बहुत काम करते हैं। जिससे पहले वो बने मिला था, जुल्फी साहब मौजूद हैं, हमें किसी से कोई ये शिकायत नहीं है कि जुल्फी साहब क्या करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि कम अज़ कम छुट्टियों में आप हमें ओवरसीज़ वालों को रिलीफ दे दें, कि जनाब वो फेयर जो PIA कि उनको डाउन किया जाए, इवन कि उनको 1000 पाउंड तक और 2000 पाउंड तक बढ़ाया जाए। सही जी, आप कुछ कह रहे हैं? PIA की बात की गई है। PIA एक अदारा है। हमारी गवर्नमेंट हमेशा से अदारों की इंडिपेंडेंस जो है उस पर बिलीव करती है। हमने अदारों को आज़ाद किया हुआ है। सारी मुल्क की एयरलाइंस जो पीक सीज़न उसमें होता है, ऑफ पीक सीज़न होता है, वो सारे ही करते हैं। एमिरेट्स भी करती है, कतर भी करती है, सारी एयरलाइंस, सबका अपना एक शेड्यूल होता है, उन्हें भी पता है, क्योंकि ये एक
अदारे का एक बिज़नेस है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक जायज़ रिक्वेस्ट है। मैं हायर अथॉरिटीज़ तक इसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हमारी नेक्स्ट जब भी मीटिंग होती है वो ओवरसीज़ की जो चेयरमैन साहब के अंडर होती है, तो उसमें ये मैं पुटअप करूंगा कि ये इशू है, इसको जो इसके लिए जो रिलीफ दी सही। जा सकती है वो दी जाए। डेनमार्क से एक साहब आए हुए हैं। जी सर। मेरा नाम मियां तारिक जुवैद और मैं डेनमार्क से अभी सीधा एयरपोर्ट से आपके फंक्शन में आ गया हूँ। और मैं 92 न्यूज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम आपने यहाँ पे रखा है हमारे मसाइल सुनने के लिए। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे सारे मसाइल सुन रहा हूँ और वसीम भाई सारे बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल से वो लोग हुकूमत में थे। 30 साल का कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप, ख़ुद ही वो ख़रीदते थे, ख़ुद ही बेचते थे, ख़ुद ही कब्ज़ा करवाते थे। और आज वो सारे मसाइल मौजूदा गवर्नमेंट पे आ गए हैं। वहाँ पे अपोजिशन जो है वो ना इस गवर्नमेंट को काम करने दे रही है और ना ही वो कोई भी कानून साजी होने दे रही है। अच्छा, ये तो मैं इस पर तो बिल्कुल ये, क्योंकि मैंने बात की थी तो मैं इस पर बात करना चाह रहा था। मैं बताना ये चाह रहा हूँ जी कि यहाँ पे 1.4 मिलियन पाकिस्तानी यूके में हैं। तो हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर, हमारे मशीर, सबका रुख जो है ना जी वो सिर्फ लंदन की तरफ होता है। कभी लंदन प्लान, कभी लंदन मीटिंग्स, कभी और जितने एंकर हैं, जितने मशहूर सियासतदान, वो सब यहाँ आते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पे सेटल हैं, पिछले 1.4 मिलियन, वो इतने सेटल हैं कि वो उनको इतने बड़े मसाइल नहीं हैं। उनके जिन्होंने वहाँ पे करोड़ों की जायदादें खरीदी हैं उनके इतने बड़े मसाइल नहीं हैं। वो उनको हैंडल भी कर सकते हैं, अपने कब्जे भी छुड़वा सकते हैं। एक बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का तबका यूरोप में भी है और वो जो यूरोप में जो तबका है वो एक एक कमरे में 16-16 लड़के आज भी रह रहे हैं। अपना पेट काट के वो पैसे अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, अपने ख़ानदानों को भेजते हैं। उन मसाइल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हमारी सिर्फ तवज्जो है प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा हो गया, उनको किस तरह चढ़ाना है। दूसरा, पीटीआई की गवर्नमेंट है, मैं भी खान साहब को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि एयरपोर्टों को अभी 10 महीने में आप ठीक नहीं कर सके। आज भी एयरपोर्टों के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ख़रीदो फरोख्त होती है, लेन देन होता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। यहाँ जो ब्रिटिश के जो लोग हैं इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इनको कोई मसला नहीं है, ये तो वहाँ सीना तान के लड़के भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग यूरोप में हैं, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, उन लोगों के पास कार्ड है। किसी के पास 1 साल का कार्ड होता है, किसी के पास 6 महीने का कार्ड होता है। और वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो दरिंदे हैं, वो उन लोगों को टारगेट करते हैं, उनको वो रोक लेते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो कार्ड है तुम इस पर सफ़र ही नहीं कर सकते। अब उसकी जो फ़्लाइट है वो मिस हो जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से साल पेट काट के वो टिकट ली होती है अपनी फैमिली को मिलने जाने के लिए। फिर वो मजबूर हो जाता है कि फिर वो वहाँ से कर्जा उठाए, फिर उनके पेट भरे और उसके बाद फिर वो वापस आए और मेहनत करे और उसके बाद वापस चला जाए। तो मैं अपनी हुकूमत, हमारी हुकूमत है, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, हमारे एमपी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ को आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है, ओवरसीज़ से आप पैसे मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम हमेशा आपको पैसे देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ततहीर वेरी शॉर्ट प्लीज। इट विल बी वेरी शॉर्ट। मैं खुद गया हूँ पर्सनली, 1 साल अभी रह के आया हूँ पाकिस्तान में। 20 to 30 मिलियन मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और लाहौर में बिल्कुल आपके पास में हूँ, एक प्राइवेट स्कूल लिया है। तो मुझे फ्लॉप करने के लिए मेरे साथ ही उसी फ्रेंचाइज़ का, मैं नाम नहीं लूँगा, साथ ही एक दूसरा स्कूल खुल गया है जो बिल्कुल ही मेरे साथ है मुझे फ्लॉप करने के लिए। अभी इन्होंने जवाब दिया है PIA के हवाले से कि PIA एक प्राइवेट अदारा है, तो प्राइवेट अदारे को आज़ाद ये समझते हैं PTI की गवर्नमेंट। तो अगर प्राइवेट अदारे से हमारे साथ कोई ज़्यादती करता है तो आप उस बारे में, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या वो प्राइवेट अदारे पाकिस्तान के नहीं हैं? हम किसके पास जाएँ? हमारा जो है वो सवाल किधर जाएगा? अब जवाब ले लें ज़रा। मैंने ये नहीं कहा प्राइवेट अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, लेकिन गवर्नमेंट अदारों को इंडिपेंडेंट काम करने पे जो है वो हम बिलीव करते हैं। अगर तो कोई ज़्यादती होती है, ज़्यादती ये नहीं है कि उन्होंने फेयर बढ़ा दिए, उनके अपने टैक्स नेट है, उन्होंने एयरलाइन चलानी है जो खसारे में चल रही है पिछले 30 साल से, तो उन्होंने एयरलाइन वो ठीक करनी है।
वो उनका अपना एक लाहा अमल है जिसमें मेरे ख्याल में इंटरफेरेंस हमारी नहीं बनती गवर्नमेंट की। लेकिन हाँ, मेरे भाई ने जो प्रपोज़ल दिया है कि जिन दिनों छुट्टियां यहाँ होती हैं वहाँ उन दिनों मतलब कि मैं ख़ुद भी आया हूँ तो टिकट का बहुत इशू था। मैंने मेरे ख्याल में को 12 साल बाद मैंने आते वक्त PIA में इस मरतबा मैंने फ़्लाई किया है। तो एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि PIA की फ़ूड का मेयार पहले से बहुत अच्छा हो गया है। तो हाँ, वो जो सिस्टम है उनका जो वीडियो सिस्टम है वो नहीं चल रहा था। तो कुछ इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली आवल ये जो आपके इश्यूज़ हैं मैं ये हायर अथॉरिटीज़ तक लाजमी लेके जाऊंगा। देखें जी, एक जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस पूरी दुनिया में कंपटीशन है। अगर दो लोगों की आपस की कोई ग्रीवियंस है ना, तो वो उन दोनों का बिजनेस से जो है कंपटीशन आपस का है। अगर उसमें कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आपको कहीं कोई मतलब कि रुकावट आती है, उसके लिए आपका अदारा ये OPC है। आप UK में भी आपके जितने भी अदारे हैं ना, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ के तहत काम करते हैं। पाकिस्तान में भी जितने अदारे हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ के तहत काम करते हैं। अगर आपके अदारा जो भी है उसने अपनी पॉलिसीज़ फॉलो नहीं की तो उसके खिलाफ हमारे पास कंप्लेन लेके आएँ, वी विल एड्रेस द कंप्लेन। तो अगर मतलब कि हमारा होता ही है कि हम जब बहुत सारे लोग UK में आते हैं तो हम लॉ फॉलो करते हैं, पक्के कानूनदान बन जाते हैं, एक एक चीज़ कानून के मुताबिक होती है। पाकिस्तान में जाते ही हम सारे कानून भूल जाते हैं और किसी ना किसी वो पटवारी के हत्थे चढ़ जाते हैं। और जब इशू आ जाता है ना, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग, हम जस्टिस मांगते हैं फिर UK वाला। तो अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान भी आपको काम करते हैं, कायदा कानून फॉलो करके करें। बिल्कुल बिल्कुल। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम परदेश से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। लॉर्ड सब कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रा इधर भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ इश्यूज़ 2-3 जिनका जिक्र हुआ है मेरे सामने, मैं 1-2 चीज़ें जो है वो गुजारिश करूँगा। वो ये है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, लोगों के रवैये जो हैं वो दुरुस्त नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि रवैयों में हर बंदा कानून तोड़ना जो है पाकिस्तान में वो अपना फ़ख्र से बात करता है जी कि मैंने ये कानून तोड़ा है। हर बंदा अगर कानून पर अमल दरामद ही करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो आसान हो जाती हैं। और इसी तरीके से अगर जायज़ नाजायज़ जो है मज़हब भी तालीम देता है, कोई दुनिया का कल्चर भी किसी को ये प्रमोट नहीं करता, उन लोगों को प्रमोट नहीं करता है जो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। वहाँ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर लोग आज़ाद कश्मीर से आए हुए बैठे हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ देता है ना तो हमारे अपने रिश्तेदार देते हैं। वो चूँकि ज़मीनों के जो मामला आते हैं, शहरों में तो आपका प्लाट नंबर है, ये है, वो है, सेक्टर फ़लाँ है, सारा कुछ है। हमारा वो खिफ्ट नंबर, खसरा नंबर, फ़लाँ इतना पचीदा वो निज़ाम है। वो उसमें हम लोग जो वहाँ पैदा हुए थे, चले मुझे 50 साल के करीब हो गए हैं इस मुल्क में रहते हुए, लेकिन आना जाना लगा रहता है, वहाँ के मामला से वाकिफ़ हूँ अच्छी तरीके से, ज़बान का भी मसला नहीं है। अगर मेरे जैसा आदमी भी वहाँ जा करके फंस जाता है उस चक्कर में, पटवारी के चक्कर में, ये मैं उन पटवारियों की नहीं बात कर रहा जो आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया पर बात होती है, लेकिन जो रियल पटवारीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई उनके चक्करों से अगर मैं वाकिफ़ नहीं हूँ तो मेरे बच्चे आप तो करते हैं कि वो जा करके वहाँ सेटल हो जाएंगे। एक बात। दूसरी मैं ये अर्ज़ करूँगा, कोई भी मुल्क हो, इक़्तिसादी पॉलिसी बनाते वक्त वो देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा आमदन जो है वो कहाँ से आ रही है और उसके वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं कि कहीं ये जो आमदन आने वाली है ये रुक ना जाए, कम ना पड़ जाए। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनका सबसे बड़ा ज़रिया है आमदन का। अब ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो किस हद तक आप उनको तरफ तवज्जो देते हैं? बराए नाम माफ़ करना, मैं आपकी तरफ कोई यानी मैं पहली बार मिला हूँ, मुझे आपसे क्या गिला हो सकता है, लेकिन हमें हर किसी ने 50 सालों में बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं वो चलें कभी 4-6 महीने के लिए कोई छोटा मामलात किसी ने हल कर दिए, लेकिन जो कि वो परनाला वहीं पे रहता है। मैं एक जो अर्ज़ करूँगा पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर साइड, मीरपुर कोटली, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी पूरे UK में 60% 70% पाकिस्तानी जो यहाँ बसते हैं उनमें से ज़्यादा मीरपुर कोटली के लोग हैं। तो ये जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे जो सड़कें हैं, अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यानी कोई कसूर नहीं है, वहाँ सड़कों का नहायत बुरा हाल होता है। इतना वो एक जगह से दूसरी जगह, जो बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं
एक बार वो वापस आते हैं, दूसरी बार वो तुर्की का रुख करते हैं या मराकश का रुख करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर का रुख नहीं करते हैं। वहाँ पे रिहाइश के जो मसाइल हैं, अब चूंकि वो ज़माना तो गया जब हम जाते थे, हम अपने चाचा मामू ताया के घर जाते थे। अब मेरे बच्चों का वहाँ कौन है जी, को सारा ख़ानदान जो है इंग्लैंड में है, तो उन्होंने जा करके कहीं अच्छी जगह रहना होता है। वहाँ का जो आपने वहाँ फैसिलिटीज़, आज़ाद कश्मीर को आप देखते हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी वहाँ टूरिज़म हो। टूरिज़म किस चीज़ से होगा? ना तो आज़ाद कश्मीर पूरे में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ना पूरे आज़ाद कश्मीर में रेलवे लाइन है, ना पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं मोटरवे है। सड़कों का जो हाल है वो मैंने आप पहले ही बता दिया है। किस तरह आप अट्रैक्ट करेंगे मेरी आने वाली नस्ल को, आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे? ये वो चीज़ें हैं जो पॉलिसी साज दो अदारे हैं, उनको ये देखना है कि हम कैसे करेंगे। वेरी ट्रू जी। पिंडी से मेरा तल्लक है और 2017 में वहाँ पे मैंने जो है ना अकाउंट खुलाया है रवात के करीब। मोहम्मद शहजाद नामी बंदा था जो वहाँ का मैनेजर था। 21,000 पाउंड उधर मैंने अकाउंट खुलाया, तो बाद में मुझे पता चला कि वो वहाँ पे कोई मेरा अकाउंट तो खुला है, मेरे पैसे वहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलें, ये तो एक तरफ से हो गया है। FIA को मैंने अप्रोच किया। 2 साल से ये मेरा काम वहीं पे रुका हुआ है। मुझे कोई किसी किस्म की कोई जो है ना नहीं पता चल रहा कि मेरे पैसे कब वापस होंगे या क्या होगा। एक सवाल और ले लें फिर जवाब। शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज़। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का सिस्टम वज़ा किया, लागू किया, क्या ये जायज़ है? टैक्स की क्लासेस होती हैं, एक होता है लो इनकम वाला बंदा, बस मेरे जैसा बंदा जाकर अगर शॉप से कपड़ा लेता है तो लेना तो पड़ेगा, उसके ऊपर भी उतना टैक्स है, क्या ये जायज़ है? यूके में सेम नहीं होता? सेम होता है ना। यहाँ पर लोग टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में टैक्स की बात आती है तो क्यों प्रॉब्लम फील करते हैं लोग? जस्टिस भी आप यूके जैसा मांगते हैं, फैसिलिटीज़ भी आप यूके वाली मांगते हैं, जब टैक्स सिस्टम। मुझे जी 2 मिनट चाहिए। एक तो please. मेरे भाई का जो इशू है, इस तरह के मेरे पास सिमिलर एक केस आया था कि बंदे का 9 लाख पाउंड था, जो तो उस वक्त के हिसाब से 12 करोड़ रुपए की थी अमाउंट, जो उसने बैंक में डिपॉज़िट कराई। उसका क्लेम ये था कि मैंने बैंक में ये डिपॉज़िट कराई है, तो अभी मेरा अकाउंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और वो मेरे पैसे पता नहीं किधर गए हैं। तो जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन में केस की गए तो वो बंदे ने हुआ ये कि जो वो मैनेजर साहब जो बैंक के थे उनके साथ ज़ाती मरासम बना लिए। उसने 2-4 दिन घुमाया फिराया। उसके बाद जनाब उसने वो पैसे, मैंने कहा जी आप मुझे वो रसीद दिखा सकते हैं कि आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, आपके बैंक में कहीं से आए हैं, आपका अकाउंट खुला है, उसकी कोई रसीद? उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। क्या था कि वो मैनेजर मेरे घर आया था तो मेरे से वो चेक ले गया दूसरे अकाउंट का, तो मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ। तो एक मैनेजर ने इंडिविजुअली फ्रॉड किया हुआ था, उसमें बैंक में पैसे ना होने का। वो गया, उसने चेक उससे लिखवाया, जाके वो कैश करवा लिया चेक, पैसे लेके वो जिधर भी मर्जी कर दी है, इसको वो जाली रसीदें बना के दे दी। तो ये एक इंडिविजुअल केस था जो हमने स्टिल वो मूव किया। तो मुझे नहीं पता कि भाई अगर तो इन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराएं, एक मिनट उसकी डिटेल दें मुझे, इनके बैंक अकाउंट दें, उसकी रसीद दें इन्होंने जो पैसा जमा कराया है, और इंशाल्लाह आवल उसे मैं जो भी है रिकवर करवाऊँगा। बस ठीक है। अब शाजिया साहिबा बैठी हैं। दूसरा टैक्स का मेरे भाई ने सवाल किया, तो ये तो सारे मुल्कों में है कि एक मिनिमम अमाउंट होती है, एक मिनिमम अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उस पर टैक्स है। यूके में भी यही है और पाकिस्तान में भी यही है। शाजिया साहिबा जिस मकसद के लिए यहाँ पर बैठी हैं, मैं चाहूँगी उनके ज़रा वो देख लें किस किस्म के केसेस उनके सामने आते हैं, फिर उस पर हम मौलाना साहब की राय लेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि किस एज से किस रिलेटेड ज़्यादा मसले आपके पास आते हैं? आजकल जो केसेस आते हैं वो 40+ जो लेडीज़ हैं उनके आते हैं। मेजॉरिटी जो है वो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की होती है, और उनके साथ जो ज़बरदस्ती शादियां की गई थी और उसके बाद वो जिस अब्यूज़ से गुजरी हैं और जैसी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो कुछ काफ़ी सालों के बाद वो उबर के बाहर जब आते हैं तो डिवोर्स पे जाके ख़त्म होते हैं क्या? डिवोर्स पे भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली के इतने प्रेशर में होते हैं कि वो डिवोर्स भी नहीं कर सकते और वो साइलेंसली सफ़र कर रहे होते हैं, बर्दाश्त करते हैं। जी बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं। और फिर वो वही एक अगर डिप्रेस माँ होगी, मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, अच्छा बहुत ज़्यादा। और ये अपने ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए अगर आप अपने बच्चों की शादियाँ वहाँ करते हैं, घर में ही रहे,
तो उससे ये भी मसला होता है कि आप दो खाली ज़िंदगियाँ नहीं ख़राब कर रहे हैं, आप अपने जो ख़ानदान जो पीछे हैं उनको भी आप ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो अपनी बैक होम जो फैमिली होती है उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो यहाँ पे वाइफ्स होती हैं या हस्बैंड्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना घर चलाएँगे एंड सो ऑन। तो वो जब नहीं हो सकता, वो बैलेंस नहीं होता और उनकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है। वहाँ से जो लोग आते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, उनको एक दूसरे को सपोर्ट में वो जीते हैं, और यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ और आगे से उनके बच्चे तो शुरू हो कितना जाते अर्सा हैं। लगता है इसे क्योर करने में? इसको एक्चुअली ये क्योर नहीं होता है। अच्छा। ये है कि आप दवाइयों पे चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म की आपकी इलनेस Still होती ऐसे है। और cases हो रहे हैं यहाँ बहुत पर? हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम पर देश से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब ज़रा ये बात क्लियर कर दें कि ये तो हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है कि आप किसी बच्चे या बच्ची की ज़बरदस्ती शादी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान पाक ने बड़ा वाज़े और खुला पैगाम दिया है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब में तमाम मसाइल के हल मौजूद है। पैदाइश से लेकर गौर तक तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में मौजूद है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा, हज़ूर अलैहिस्सलाम की प्रैक्टिकल लाइफ हमारे सामने है जिससे हम गाइडेंस ले लेते हैं। शरीयत मुताहरा ने भी बालिग लड़की के निकाह के बारे में कहा गया है। ये किसी सूरत में, एक है फोर्स मैरिज, एक है अरेंज मैरिज। फोर्स मैरिज का कहीं भी शरीयत मुताहरा ने इजाज़त नहीं दी है, ना आप कर सकते हैं ना किसी पर जबर कर सकते हैं। अरेंज मैरिज जो है वो फैमिली के अंदर, कुफ के अंदर शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दे रखी है। लेकिन हमें रिश्ता करते वक्त ये देखना होगा, मेरी बेटी जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके वकील बनी है, डॉक्टर बनी है या किसी प्रोफेशन में चली गई है, क्या गांव का रहने वाला मेरा भतीजा, मेरा पांजा जो 8 या 10 जमात पास है, वो इस मेरी बेटी के साथ आकर गुजारा कर लेगा, या मेरी बेटी की आरज़ू तमन्नाओं के वो मुताबिक होगा? जब वो यहाँ पहुँचेगा तो यकीनन वो रिश्ता कामयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें ये देखना है कि शरीयत की भी पाबंदी हो और कुफ का भी हो जाए, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किलात सामने नहीं हो सकती। सही। जी प्लीज़। एक चीज़ जो सबको पता होना चाहिए, एक तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जब ये पहली रिपोर्ट आई थी फोर्स मैरिज पे, तो उसके नंबर्स को सबसे पहले मैंने चैलेंज किया था, क्योंकि ग्रॉसली इनकरेक्ट नंबर्स थे, वो एग्जैजुरेटेड नंबर्स बताए गए थे, तो उस पर बात हुई। अगली बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक डिक्लाइनिंग इशू है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। पहले ये हज़ारों की तादाद में होता था, अब सैकड़ों की तादाद में आ गया है, और उसकी वजूहत कुछ और भी हैं। एक तो तालीम, और दूसरा 2014 में ब्रिटिश कानून के अंदर एक तब्दीली आई, और अब फोर्स मैरिज इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ। सही। और अभी अगर कोई वालिदैन को भाई अपनी बहन या बेटी का रिश्ता ज़बरदस्ती अगर वो करता है, शादी उसकी करते हैं, तो कानून के वो मुजरम होता है, और बदकिस्मती से कई लोग जो हैं इस कानून के आगे आए भी हैं, और अभी वो प्रिजन में हैं या होकर आए हैं। और इस एतबार से भी लोगों को थोड़ा सा यानी सोचने पर मजबूर हुए हैं कि ये कानून साजी के बाद कि ये अब, और ये इशू ज़रूर है लेकिन डिक्लाइनिंग इशू है, ये कोई राइजिंग इशू नहीं है। सही। जी। अच्छा, मैं चूँकि लोकल काउंसलर हूँ, इस रिलेटेड इशू से बखूब वाकिफ़ हूँ। मोस्टली जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा इन केसेस पे जो है ना उनका सामना भी करना पड़ता है। लॉर्ड कर्बान इज़ एब्सोल्युटली राइट। ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं, केसेस बता रहे हैं, दैट्स अबाउट 10 year old ट्रेंड। अब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। एक तो कानून बना है, 18,000 थ्रेशोल्ड एक वेज की रखी दी गई है। अनलेस दैट लेडी इज़ एजुकेटेड एंड अनलेस दैट मैन इज़ वर्किंग और उनका पास अपने सेटअप ना हो, वो इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो कुछ केसेस ऐसे हैं हो सकता है मेंटली
मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं हो तो पेरेंट्स लेकर वहाँ पे जा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, वो कुछ और बात है। मैं खुद रन अवे ब्राइड्स जो मतलब सेटअप की गई है ब्रिटिश एम्बेसी में, वो देख कर आया हूँ। इफेक्टिव पुलिसिंग सिस्टम है, और शायद अगर केसेस की आपको मालूमात हो रही है तो अवेयरनेस ज़्यादा है, बिकॉज आजकल के बच्चे वो अपनी राइट समझते हैं, उनको एक्सेस नंबर्स हैं, वो मतलब इतनी उनके पास फैसिलिटी है, परहैप्स शायद वो केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन जो चेंज माशरे में आ रही है वो ये आ रही है कि अब यहाँ के बच्चे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, अब बरादरी से, कल्चर से हट कर शादी कर रहे हैं। वो हर दूसरी वीकेंड पे हम शादी अटेंड कर रहे हैं, वो ख़ुद अरेंज करते हैं और पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मामला वो ये कि हमारी इस सोसाइटी में लड़कियाँ अब की रेशियो पढ़ने में ज़्यादा है। अब हमारी जो लड़कियां अपनी, आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यू आर वे बिहाइंड, यू नीड टू गेट ऑन द ट्रेन। अब ट्रेन आगे निकल चुकी है, अब हमारी लड़कियां जो हैं वो दूसरी सोसाइटीज़ में जा रही हैं, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल रिश्ता इज़ नॉट देयर। सो लेट्स कैच अप एंड लेट्स टॉक अबाउट द रियल इशू इज़ हाउ डू वी एड्रेस। सही सर। सबसे पहले तो शज़िया आपका हम आपको वेलकम करते हैं लुटन में, और ख़ास करके हम आपकी जो 92 की टीम है यूके में, वो घर घर रस गोल रही है, मालूमात दे रही है, और पाकिस्तान के कंटेंट हूँ या यहाँ के हूँ, क्रेडिट गोज़ टू गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ एंड द सफदर बुखारी लोकल मैन, एंड गिव देम ए बिग क्लैप प्लीज, थैंक यू। इसी वजह से हम इनकी मोहब्बत में 2-2.5 घंटे से बैठे हुए। जो फोर्स मैरिजेस का जो ताल्लुक़ है, ये सेड अलॉट, आप दोनों ने ठीक बात की है। ब्रिटिश गवर्नमेंट या इस्लामोफोबिया के बारे में एक लहर चल रही है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, एक हमारा कल्चर है उसको बदनाम करने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो स्कूलों तक जाकर हमारे बच्चों को पुट ऑफ करती हैं, डोंट गो टू पाकिस्तान बिकॉज फादर मदर आपकी फोर्स मैरिजेस करवाएंगे। हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिश है, हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ ये साजिश है। सही। और ये फोर्स मैरिजेस का कोई इशू नहीं है। बच्चे यंग होते हैं, वहाँ अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, यहाँ आते हैं, स्टिक अराउंड नहीं होते, चूँकि हमारा कल्चर है ना स्टिक अराउंड होना। यहाँ आते हैं, वो माइंड चेंज कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमें जो है ना फोर्स किया गया था। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई हैं जिनको पैसे गवर्नमेंट देती है, बाकायदा हमारे लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, और उनके पास शिकायत होती हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। फिर स्पाई भी ऐसे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा वक्त में नहीं लेता। कहना चाह रहे हैं लॉर्ड साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज़ जो शराज साहब ने भी और काउंसिलर साहब ने, मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए, इन इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं ना, सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज़, इस वक्त अगर आप देखें, मुसलमान इस मुल्क की आबादी का अभी 5% नहीं हुए हैं। 2016 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके तहत, ये थोड़े बहुत बदलते भी रहते हैं स्टैटिस्टिक्स, प्रिजन पॉपुलेशन में हम 16% थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैदियों में हम 16% हैं। आबादी में, जनरल आबादी में हम 5% के करीब अभी पहुंचने वाले हैं। अपनी आबादी के तनासब से 3 गुना ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, और बतदरीज ये जो फिगर है ये बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे जितने सियासतदान, जितने हमारे उलमा इकराम, जितने हमारे कम्युनिटी लीडर्स, इन सब की ज़िम्मेदारी भी बनती है, और ख़ास करके पेरेंट्स की, इस एतबार से जो बच्चा गलत पैसे ला करके बैग रात को अपनी अम्मा जी या अब्बा जी को देता है, ये 20,000 50,000 आप रख लें, उनको पूछना तो चाहिए बेटा कहाँ से लेके आया। सही। हम कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट अपना प्रोग्राम इसी इशू पर करूं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम परदेश से देश तक में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नसरुल्ला मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच शाजिया। गुजारिश ये कि इस वक्त जो आपके मुकीम हैं यहाँ पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उनको मेजर इश्यूज़ क्या हैं। दूसरा जो हमारे सफारत खाने हैं, उस सफारत खाना को जो अमला है दुनिया भर में होता है कि ममालिक के अंदर जो लोग मुकीम होते हैं सफारत खानों में काम करने वाले, वो अपने मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, या कम से कम उनकी जो है ग्रूमिंग के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले 70 सालों में हम शायद इस फील्ड में बहुत पीछे रहे हैं।
अगरचे मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं पिछले कई सालों से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं ग्रेजुअली, उस पर बड़ी बेहतरी आई है, लेकिन बैरून मुल्क जो सफारत खाने हैं उनका आप किरदार क्या समझते हैं? क्या वाकई अप टू मेरिट है? क्या उनकी तरजीहात पाकिस्तान के जो यहाँ तारकीन वतन हैं उनकी वेलफेयर है या उनकी कोई ग्रूमिंग है या इस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं हो? फिर जो गिरफ्तार लोग होते हैं, जो यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, इस पे पाकिस्तान के सफारत खाने का किरदार क्या होता है? क्या रोल? वेरी ट्रू। ये जो सवाल किया है ना, बड़े मोतबर हमारे साफ़ी भाई हैं, मैं अर्ज़ ये करूँ कि ये हमारे बच्चे ड्यूल नेशनल हैं, ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, यहाँ के पैदा हुए हैं। ड्यूल नेशनल सिर्फ वो अपने हेरिटेज की वजह से हैं। यहाँ के ज़्यादातर जो हैं, जो जेलों में पड़े हैं, ब्रिटिश बोर्न हैं, वो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं। हम क्या तवक्को करेंगे हमारी एम्बेसी उनको क्या करेगी? जब देखिए क्रिमिनल इज़ अ क्रिमिनल, कानून यहाँ का लागू होगा उन पे कानून लागू होगा। और फिर मैं ये कहूँगा कि एम्बेसी का काम नहीं है कि आपका बच्चा अगर स्मगलिंग में इन्वॉल्व है तो वो एम्बेसी उसमें क्या करेगी? ये तो रवैये बदलने की ज़रूरत है। एक घर का चेक एंड बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है बच्चों के ऊपर स्पेशली। राही भाई बात आपकी यानी एम्बेसी वालों की, मुझे सबसे पहले जिस एम्बेसडर का मुझे तारफ़ हुआ था मुमताज़ अहमद दौलताना, उस वक्त मैं 16-17 साल का था। उसके बाद जितने भी सफ़ीर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हर एक से मेरी सलाम दुआ होती रही है, यानी बतदरीज। अभी पिछले 10-15 सालों से, 8 साल से तो मैं लॉर्ड्स में हूँ, जितने भी सफ़ीर आए हैं पर्सनली उन सब से मेरी सलाम दुआ भी रही है। उनका एक लिमिटेड काम है। ये हमारी जो मुश्किलात हैं इनमें ना हम उनको घसीट सकते हैं, सही, ना हम उनकी ये ज़िम्मेदारियों में ज़िम्मेदारी बनती है। हाँ, किसी ने कितना सफारतकारी बेहतर की है पाकिस्तान की इमेज को बेहतर बनाने के लिए, वो उसके लिए जवाबदेह है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये इन मामलात में फोर्स मैरिज हो, ये ड्रग का मामला हो, इन चीज़ों में अगर कहा जाए कि हमारी एम्बेसी को हमें मदद कर सकती है तो वो शायद मुश्किल। मौलाना साहब से जो है वो मेरा फोर्स मैरिजेज़ के हवाले से सवाल है। हमें जितने भी ये इश्यूज़ नज़र आते हैं फोर्स मैरिजेज़ के, ये इससे हमें ये फीलिंग आ रही है कि इसको दबे अल्फाज में वालदैन को खामोश करवाया जा रहा है कि वो बच्चों के मामलात में बिल्कुल इंटरफेरेंस ना करें। क्या बच्चों को के लिए भी इस्लाम कुछ कहता है कि वो वालदैन की राय लें, और बच्चों की जिस तरह बाप जो है वो वली है बच्चों का, और हमारे कोई प्रोग्राम्स इस तरह से नहीं होते कि जो बच्चों को ये समझाएं कि ये बाप या वालदैन वली हैं आपके, ये आपके लिए अच्छा फ़ैसला करेंगे और इनकी राय की कितनी अहमियत है। तो इस बारे में इस्लाम क्या कहता है कि वालदैन की या वालिद साहब की जो है वो बेटे या बेटी के हक़ में जो फ़ैसला करना है उसकी कितनी अहमियत है? मैं अपने भाई के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो उन्होंने सवाल किया है कि वालदैन अपनी औलाद की तरबियत करके वालदैन के औलाद के हवाले से जो मोहब्बतें हैं, जो इखलास है, जो प्यार है, जो हकूक़ है, उनको मद्देनज़र रख कर रिश्ते करने चाहिए या नहीं। मैंने अपनी इब्तदाई कलिमात में ये कहा है कि सबसे बेहतरीन रिश्ता कुफ़ के अंदर है, ख़ानदान के अंदर है, और शरीयत मुताहरा ने उसकी बड़ी पाबंदी के बारे में कहा है। अगर ख़ानदान के अंदर कोई रिश्ता है तो उसे हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए और वालदैन की राय को मुक़द्दम रखना चाहिए। वालदैन को अपनी औलाद के साथ जबर नहीं करना चाहिए, मोहब्बत और प्यार के साथ उन्हें राय देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो जो ड्रग्स का मसला है वाकई हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा मसला है ड्रग्स का, लेकिन फोर्स मैरिजेस क्योंकि ये मेरे साथ रिलेटेड इसके इश्यूज़ हैं, तो आई एग्री कि ये डिक्लाइन हो रहे हैं, इसके नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया की वजह से हो रहा है, जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे आग होती है तो धुआं होता है, हमारी कम्युनिटी में ये इश्यूज़ थे, अब एड्रेस हो रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लॉ की वजह से भी नहीं कर रहे हैं रिश्ते, और कुछ लोग एजुकेटेड भी हो गए हैं और बच्चों की राय अब सुन रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 40+ जो ज़्यादा मेजॉरिटी हैं मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं, वो रिश्ते निभा रहे हैं। ये नहीं कि वो रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह निभा रहे हैं कि एक मजबूरी है उनकी, और वो रिश्ते वो निभा रहे हैं जो उनके खाली मियाँ बीवी के रिश्ते नहीं हैं, वो उनके अंकल, ताए, चाचा, मामू एंड सो ऑन रिश्ते हैं। और आई थिंक इस्लाम में जो शादी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत खूबसूरत है मियाँ बीवी के लिए, कि एक दूसरे के लिए वो लिबास हैं, एक दूसरे का दुख सुख हैं एंड सो ऑन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया है हमारी कम्युनिटी में, एंड दिस इज़ वाई हमारी कम्युनिटी में जो इश्यूज़ हैं। थैंक यू। हाजी साहब, योर लास्ट कमेंट प्लीज़। जी माशाल्लाह, सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, हमने बहुत सीखा है। लेकिन ये जो ड्रग के मामले में बात हुई है
जैसे शराज साहब ने की है, इसमें पाकिस्तान हाई कमीशन या पाकिस्तान गवर्नमेंट अहम रोल प्ले कर सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है बहुत बुरी तरह बदनाम होती है, हमारे मुल्क को जो है वो बैड लेबल लगता है। तो इस ड्रग को जो है वो स्ट्रांगली रोका जाए। जब भी कोई इस किस्म का इशू होता है तो हमारी कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है कि ये जितना इशू है, जैसे लाड साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा रेशो जेल के अंदर वो है वो हमारे नौजवानों की है, जिसकी वजह से हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है। और इसको कंट्रोल करने में पेरेंट्स और नेबर्स बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है उनके बच्चे जो है वो ड्रग का काम करते हैं, नेबर्स को भी पता होता है, अपने रिलेटिव्स को पता होता है। हम चूँकि वो पैसा आ रहा होता है, उस पैसे के हासिल करने के लिए हम जो है वो इस चीज़ की केयर नहीं करते, हम दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेरे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए। जहाँ पर फोर्स मैरिजों की आप बात कर रहे हैं, ये चूँकि एक जिस कल्चर जिस कंट्री के अंदर हम रह रहे हैं, हमारा कल्चर कम्प्लीटली इससे डिफरेंट है। और जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि ख़ानदान में रिश्ता करना जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी है। हमने भी अपने ख़ानदानों में रिश्ते किए, हम सक्सेसफुल जा रहे हैं। ब्रिटिश बॉन्ड से मेरा भी रिश्ता हुआ है, हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये घर में जो है ये पॉलिसी बनाई जा सकती है, बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो कैसे अपने पेरेंट्स की जो है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको जो है वो कह दें डैड यू डोंट नो, तो वो इसी पे जो है वो बात जो है ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की वैल्यू और उनके जो लेवल है वो पता होना ज़रूरी है। इसमें मसाजिद भी रोल प्ले कर सकती हैं और पेरेंट्स भी। सही, थैंक यू वेरी मच। मुझे यहीं पर क्लोज करना है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।